Welcome back, class 9 students. We were discussing chapter 14, natural resources. Let us start with the topic then. Now go back to the question of how clouds are formed and bring us rain. We could start by doing a simple experiment which demonstrates some of the factors influencing these climatic changes. आपको एक एम्प्टी बॉटल लेनी है जिसके अंदर वाटर बॉटल होती है जो सॉल्ट होती है, जैसे बिस्लेरी की हो गई, उसके अंदर 5 to 10 ml ऑफ वाटर आपको डालना है। उसको अच्छे से क्लोजली टाइटली पैक कर देना है। फिर उसको अच्छे से शेक करेंगे आप और उसको सन में 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, सनलाइट में। और जिससे क्या होगा, जो एयर होगी उसके अंदर, बॉटल के अंदर, that will become saturated with water vapors. Now take a lighted incense stick. Open the cap of the bottle and allow some of the smoke from the incense stick to enter the bottle quickly. Close the bottle once more. इंसेंस स्टिक आप उसके माउथ की तरफ लेकर जाएंगे और थोड़ा सा स्मोक उसके अंदर एंटर होने के लिए अलाउ करेंगे। फिर जल्दी से वापस से आप उसका कैप ढक देंगे। मेक श्योर दैट द कैप इज़ फिटिंग टाइटली। प्रेस द बॉटल हार्ड। अब आप क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों से उसको प्रेस करेंगे और जितना आप उसको क्रश कर सकते हो उतना क्रश करेंगे। फिर थोड़ी सेकंड के लिए आप रुकेंगे और फिर उसको रिलीज़ करेंगे और वापस उसको फिर प्रेस करेंगे जितना आप कर सकते हैं। अब कुछ आपके ऑब्जर्वेशन आपको नोट करनी है। फर्स्ट, व्हेन डिड यू ऑब्जर्व दैट द एयर इनसाइड सीम टू बिकम फोगी? सबसे पहले आप कब ऑब्जर्व करेंगे कि जो एयर अंदर है, जो बॉटल के अंदर, वो फॉगी हो गई, मतलब धुंधली धुंधली सी हो गई। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, व्हेन डज दिस फॉग डिसअपियर? अब ये जो फॉग था ये डिसअपियर कब हुआ? थर्ड, व्हेन इज़ द प्रेशर इनसाइड द बॉटल हायर? बॉटल के अंदर जो प्रेशर है वो हायर कब होगा? फोर्थ, is the fog observed when pressure in the bottle is high or when it is low? कब ऑब्जर्व करेंगे आप फॉग को? जब प्रेशर हाई होगा या लो होगा तब। What is the need for smoke particle inside the bottle for this experiment? आपने स्मोक पार्टिकल क्यों इंड्यूस करा है बॉटल के अंदर, क्या ज़रूरत थी उसकी? वॉट माइट हैपन इफ़ यू, अगर ये एक्सपेरिमेंट आप बिना स्मोक पार्टिकल्स या इंसेंस स्टिक से करते तो क्या होता, आपकी प्रोटेक्शन क्या होती? वॉट माइट बी हैपनिंग इन द अबव एक्सपेरिमेंट इन द एब्सेंस ऑफ स्मोक पार्टिकल्स? तो स्मोक पार्टिकल के एब्सेंस में इसके आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं? The above experiment replicates on a very small scale what happens when air with a very high content of water vapors goes from a region of high pressure to a region of low pressure और vice versa. तो जी इस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया है, आपने एक ऑब्जर्वेशन देखी है कि क्या होता है जब वाटर वेपर अपना हाई रीजन से, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ आता है, फिर लो प्रेशर रीजन की तरफ से हाई प्रेशर रीजन की तरफ जाता है। व्हेन वाटर बॉडीज आर हीटेड ड्यूरिंग द डे अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट्स, ये आप सब जानते हैं। और ये जो वाटर इवेपोरेट होता है ये एयर के अंदर जाता है, एटमॉस्फेयर में। सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो गेट इन टू द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। दिस इज़ ऑल्सो गेट्स हीटेड, और वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ से जो वाटर वेपर आता है वो भी हीट हो जाता है। द हॉट एयर राइजेज अप कैरिंग द वाटर वेपर विद इट, और आप जानते हैं जो हॉट एयर होती है वो राइज होती है तो वो अपने साथ वाटर वेपर को भी ले जाती है। एज द एयर राइजेस इट एक्सपेंड्स एंड कूल, अब जैसे ये राइज होगी तो ये एक्सपेंड होने लगेगी और कूल होगी। दिस कूलिंग causes द वाटर वेपर इन द एयर टू कंडेंस, तो वो वाटर वेपर है उसका कंडेंसेशन होना स्टार्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स। और प्रोडक्ट आपको पता है जब कंडेंसेशन होता है तो टाइनी ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन होता है। दिस कंडेंसेशन ऑफ वाटर इज फैसिलिटेटेड इफ सम पार्टिकल्स कुड एक्ट एज द न्यूक्लियस फॉर दीज ड्रॉप्स टू फॉर्म अराउंड। नॉर्मली कुछ जैसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और कुछ अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, वो एज ए न्यूक्लियस जैसा फंक्शन कैरी आउट करते हैं। वंस द वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म दे ग्रो बिगर बाय द कंडेंसेशन ऑफ दिस वाटर ड्रॉपलेट्स। अब ये कंडेंसेशन का प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहता है
तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं इनका साइज़ बड़ा होता रहता है। व्हेन द ड्रॉप्स हैव ग्रोन बिग एंड हैवी, अब जब ये बिग और हैवी इनफ हो जाती हैं, दे फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन, और रेन की फॉर्म में ये डाउनफॉल होती हैं। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ लो इनफ, जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तो ये जो प्रेसिपिटेशन होता है स्नो की फॉर्म में होता है, स्लीट या हेल जो ओले आते हैं या स्नोफॉल होती है वो इसी वजह से होता है, टेम्परेचर एयर का उस टाइम पे कम होता है। रेनफॉल पैटर्न्स आर डिसाइडेड बाय द प्रीवेलिंग विंड पैटर्न्स, तो ये जो रेनफॉल पैटर्न होता है ये विंड पैटर्न डिसाइड करता है। इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया rains are mostly brought by southwest or northeast monsoons. We have also heard weather reports that say depression in the Bay of Bengal have caused rain in some areas. ये आपने न्यूज़ में सुना होगा। ये देखिए सैटेलाइट पिक्चर शोइंग क्लाउड्स ओवर इंडिया, वो वेदर फॉरकास्ट में आपको दिखाते हैं न्यूज़ पे। Next topic is air pollution. We keep hearing of the increasing level of oxides of nitrogen and sulfurs in the news, या हम न्यूज़ में लगातार सुनते रहते हैं कि एयर में नाइट्रोजन और सल्फ़र की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। People often bemoan the fact that the quality of air has gone down since their childhood. How is the quality of air affected, and how does this change in quality affect us under life form? The fossil fuels like coal and petroleum contain small amount of nitrogen and sulfur. जैसे फॉसिल फ्यूल जैसे कोल या पेट्रोलियम, इनके अंदर कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट होता है। व्हेन दिस फ्यूल्स आर बर्न, जब हम इनको जलाते हैं, नाइट्रोजन एंड सल्फर टू आर बर्न, तो ये भी जलने लगते हैं। दिस प्रोड्यूसेस डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, जिससे नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है। नॉट ओनली इज द इनहेलेशन ऑफ दीज गैसेज डेंजरस, दे ऑल्सो डिजॉल्व इन रेन टू गिव राइज टू एसिड रेन। ये नहीं है कि हम इस कंटामिनेटेड एयर को इनहेल करेंगे तो हमें नुकसान तो होगा, और साथ में ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये रेन के साथ भी मिल जाते हैं और एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं। द कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल ऑल्सो इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन एयर, और जो एयर के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं और फिर अपन फर्दर फॉसिल फ्यूल को कम्बस्ट करना है तो एयर के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हम इंक्रीज़ कर देते हैं। दिस सस्पेंडेड पार्टिकल्स कुड बी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, ये क्या हो सकते हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल हो सकते हैं, या सब्सटेंस हो सकते हैं जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स के नाम से जानते हैं। प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ ऑल दीज पॉल्यूटेंट कॉज विजिबिलिटी टू बी लोअर्ड, तो जब ये एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या करते हैं, विजिबिलिटी एकदम लोअर हो जाती है, जैसे कोहरा आ जाता है, स्मॉग आपने सुना होगा, स्पेशली इन कोल्ड वेदर, जो आजकल व्हेन वाटर ऑल्सो एट कंडेंसेस आउट ऑफ एयर, दिस इज नॉन एज स्मॉग। स्मॉग क्या होता है, स्मॉग प्लस फॉग, एंड इज़ अ विजिबल इंडिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो ये एक तरीके से क्या है, एयर पॉल्यूशन का इंडिकेशन है। स्टडीज़ हैव शोन दैट रेगुलरली ब्रीथिंग एयर दैट contains any of these substances increases the incidence of allergies, cancers and heart diseases. अगर हम लॉन्ग टाइम से ऐसी एयर को इनहेल कर रहे हैं जिसके अंदर ये सभी पॉल्यूटेंट्स मौजूद हैं तो आपको एलर्जीज़ हो सकती हैं, कैंसर हो सकते हैं या हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं। An increase in the content of these harmful substances in air is called air pollution. ये देखिए आपको फिगर 14.3 में लाइकेन दिखाई है। लाइकेन एक्चुअली में होती क्या है, लाइकेन एल्गी और फंगाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और ये बहुत अच्छी पोल्यूशन इंडिकेटर होती है। जहाँ पे मान लीजिए सल्फ़र डाइऑक्साइड होगा और इसका लेवल एनवायरनमेंट में ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ये ग्रो नहीं करेगी। और आपने चैप्टर 7 में 7.3.3 में पढ़ा है, जो ट्रीज़ की जो बार्क्स होती हैं उनमें ग्रीनिश वाइट क्रस्ट के फॉर्म में ही ग्रो करती हैं, तो जहाँ पे ये पॉल्यूटेंट्स होंगे वहाँ पे ये ग्रो नहीं करती, तो एक तरीके से ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होती है।
Next, water, a wonder liquid. Water occupies a very large area of the Earth's surface and is also found underground. Some amount of water exists in the form of water vapor in the atmosphere. Most of the water on Earth's surface is found in seas and oceans. ये हम जानते हैं. सबसे ज़्यादा 75% जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर से कवर है. और इसमें से भी जो ज़्यादातर वाटर है वो हमें सीज एंड ओशन में मिलता है, जो कि सलाइन है, मीन सॉल्टी है. फ्रेश वाटर इज़ ऑफन फ्रोजन इन आइस कैप. जो फ्रेश वाटर होता है या तो आइस कैप की फॉर्म में होता है पोल्स में, एंड ऑन स्नो कवर्ड माउंटेन्स या माउंटेन्स में स्नो की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. द अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड इज़ ऑल्सो फ्रेश. तो ये जो रिवर में, लेक्स में और पॉन्ड्स में जो वाटर होता है ये भी फ्रेश वाटर होता है. हाउएवर द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. प्रैक्टिकली एवरी समर मोस्ट प्लेसेस हैव टू फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. ये आप देखते हैं न्यूज़ में भी, जगह वाटर की कमी हो जाती है समर के सीज़न में. एंड इन रूरल एरियाज वेयर वाटर सप्लाई सिस्टम हैव नॉट बीन इंस्टॉल्ड. तो गाँवों में ये परेशानी ज़्यादा देखने को मिलती है. People are forced to spend considerable amount of time in fetching water from far away sources. तो जो लोग होते हैं वो दूर दूर से जाकर पानी भर के लाते हैं. तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर वाटर. सभी ऑर्गेनिज्म को वाटर की ज़रूरत होती है. यस. ऑल सेलुलर प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ वाटर मीडियम. जितनी भी सेलुलर प्रोसेस होती हैं सारी किसके अंदर होती हैं, वाटर मीडियम में, मतलब मीडियम वाटर होना चाहिए. ऑल द रिएक्शन डेट टेक प्लेस विद इन आर बॉडी एंड विद इन द सेल्स अकर बिटवीन सब्सटेंसेज डेट आर डिजॉल्व इन वाटर. और जितनी रिएक्शन अपनी बॉडी के अंदर हो रही है वो उन ऐसे सब्सटेंसेस के अंदर होंगी जो वाटर के अंदर डिजॉल्व है. Substances are also transported from one part of the body to the other in a dissolved form. और ये एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो सब्सटेंसेस होते हैं ये डिजॉल्व फॉर्म में ही ट्रैवल करते हैं. Hence organism need to maintain the level of water within their bodies in order to stay alive. Terrestrial life forms require fresh water for this because their bodies cannot tolerate or get rid of the high amounts of dissolved salts in saline water. तो जो टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स है, मीन्स जो ज़मीन पर रहने वाले हैं ऑर्गेनिज्म हैं, उनको फ्रेश वाटर ज़रूरी होता है, क्योंकि जो सलाइन वाटर होता है उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन होती है, तो उनकी बॉडी इसको टॉलरेट नहीं कर सकती और इसका रिमूवल भी एक तरीके से बहुत मुश्किल वाला प्रोसेस हो जाता है. दस वाटर सोर्सेज नीड टू बी इजीली एसेसिबल फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव ऑन लैंड. तो ये सभी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी रिसोर्स है. ये कुछ एक्टिविटी है आपके लिए. सेलेक्ट ए स्मॉल एरिया. आपको ये एरिया सेलेक्ट कर लें, जैसे मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर का वाटर बॉडी के पास, मतलब उसके आसपास कोई ना कोई वाटर बॉडी होनी चाहिए, जैसे रिवर हो गई, पॉन्ड हो गया. काउंट द नंबर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन द एरिया. आप वहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, जितने एनिमल्स आपको मिल रहे हैं, कोई भी एनिमल आपको मिल रहा है, इंसेक्ट्स की फॉर्म में भी मिल सकते हैं, या प्लांट्स जो भी आपको मिल रहे हैं वो आप उनको काउंट करेंगे. ऑल्सो चेक द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ईच टाइप और स्पीशीज़. और आप इसको देखेंगे, जैसे इंसेक्ट है तो ये इंसेक्ट से बिलोंग कर रहा है, वर्टिब्रेट्स हैं ये क्या है, जैसे कैट है, डॉग है, तो आप इन सबको स्पीशीज़ वाइज देखेंगे, अलग अलग करेंगे. कंपेयर दिस विद द नंबर ऑफ इंडिविजुअल फाउंड इन एरिया ऑफ द सेम साइज इन अ ड्राई रॉकी रीजन. फिर यही एक्सपेरिमेंट, यही एक्टिविटी आप कैरी आउट करेंगे ड्राई रॉकी रीजन में. इज़ द वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ द सेम इन बोथ दीज एरियाज. फिर आप देखेंगे, आप ऑब्ज़र्व करेंगे, पहले देखेंगे प्लांट और एनिमल जो आपको मिल रहा है वाटर बॉडी के पास वो सेम मिल रहे हैं क्या रॉकी प्लेसेस पे. नो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी है ये जहाँ पे पानी वाली जगह पे ये ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है. रॉकी पे भी मिलेंगी लेकिन जो नंबर होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा.
आफ्टर कंपाइलिंग द रिजल्ट्स ऑफ द अबाउट टू एक्टिविटीज़, सेकेंड एक्टिविटीज़ भी ऐसे ही है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे आपको बायोडाइवर्सिटी चेकआउट करनी है. थिंक इफ देयर इज़ एनी रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ अवेलेबल वाटर एंड द नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट कैन लिव इन अ गिवन एरिया. इफ देयर इज़ अ रिलेशनशिप, अगर रिलेशनशिप है, वेयर डू यू थिंक यू वुड फाइंड अ ग्रेटर वेराइटी एंड एन अबंडेंस ऑफ लाइफ इन अ रीजन. तो कहाँ पे आपको ज़्यादा लाइफ मिलेगी? एक तो ऐसी जगह है जहाँ पे 5 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है पूरे साल भर में, या ऐसी जगह है जहाँ पे 200 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है पूरे साल भर में. ऑब्वियस सी बात है, 200 सेंटीमीटर जहाँ पे रेनफॉल हो रही है वहीं आपको बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेगी. फाइंड द मैप शोइंग रेनफॉल पैटर्न्स इन द एटलस एंड प्रेडिक्ट विच स्टेट इन इंडिया. ये आपको आपकी नॉलेज के लिए है. देखना है कौन से स्टेट्स में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है एंड विच वुड हैव द लीस्ट, और कहाँ पे सबसे कम. बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? नंबर ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रोब्स लिविंग इन दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया. कैन वी थिंक ऑफ एनी वे ऑफ चेकिंग वेदर द prediction इज करेक्ट? The availability of water decides not only the number of individuals of each species that are able to survive in a particular area, but it is also decide the diversity of life there. वहाँ पे जितनी भी लाइफ फॉर्म हैं उनको भी डिसाइड करेगा. ऑफ कोर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ नॉट ओनली फैक्टर डिसाइड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ इन अ रीजन. अदर फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सॉइल ऑल्सो मैटर, ये भी डिसाइड करते हैं. बट वाटर इज़ वन ऑफ द मेजर रिसोर्सेज विच डिटरमाइन लाइफ ऑन लैंड. लेकिन सबसे ज़्यादा वाटर के ऊपर डिपेंड करेगा. नेक्स्ट, वाटर पॉल्यूशन. वाटर डिजॉल्व द फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड दैट वी यूज़ ऑन आर फार्म. अब फार्मिंग में, खेती में आजकल मॉडर्न फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं. तो ये क्या होते हैं? वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं. सो सम परसेंटेज ऑफ दिस सब्सटेंसेस आर वॉश इनटू द वाटर बॉडीज़. फिर ये कहाँ चले जाते हैं? वाटर बॉडीज़ में, जैसे रिवर्स में चले जाते हैं. सीवेज फ्रॉम आर टाउन्स एंड सिटीज़ एंड द वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज आर ऑल्सो डम्प इनटू रिवर्स और लेक. और सीवेज वाटर हो गया, या जो फैक्ट्रीज़ का या इंडस्ट्रीज़ का जो कचरा हो गया, वो भी रिवर्स और लेक्स के अंदर डंप कर दिया जाता है. स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज ऑल्सो यूज़ वाटर फॉर कूलिंग इन वेरियस ऑपरेशंस एंड लेटर रिटर्न दिस हॉट वाटर टू वाटर बॉडीज़. जैसे कुछ जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई हैं किसी इंडस्ट्री में, तो वो भी उनको कूल करने के लिए वाटर का यूज़ करती हैं. फिर इस वाटर को अनट्रीटेड ही वाटर बॉडीज़ में ऐसे ही छोड़ देती हैं. अब ये जो वाटर है, ये इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है. Another manner in which the temperature of the water in rivers can be affected is when water is released from dams. और दूसरा क्या है, जैसे इसका टेम्परेचर कब अफेक्ट होता है? जब वाटर को डैम से रिलीज़ किया जाता है. द वाटर इनसाइड द डीप रिजर्वेयर वुड बी कोल्डर देन द वाटर एट द सरफेस विच गेट्स हीटेड बाय द सन. अब जो वाटर स्टोर है डैम के अंदर वो तो कोल्डर होगा, और जो सरफेस पे है वो सन की हीट की वजह से थोड़ा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा. ऑल दिस कैन अफेक्ट द लाइफ फॉर्म्स. अब ये सभी से, ये जो टेम्परेचर चेंजेस हैं और ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, इन सबसे लाइफ फॉर्म्स पे अफेक्ट होता है. इट कैन एनकरेज द ग्रोथ ऑफ सम लाइफ फॉर्म and harm some of other life forms. This affect the balance between various organisms which had been established in that system. So we use the term water pollution to cover the following effects. केस देखिए, फर्स्ट है द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस टू वाटर बॉडीज. दिस सब्सटेंसेस कैन बी फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड यूज इन फार्मिंग, or they could be poisonous substances like mercury salts which are used by paper industries. This could go also this could also be disease causing organism like bacteria which cause cholera. तो ये इन सभी का एडिशन वाटर बॉडीज़ में वाटर पॉल्यूशन कहलाता है. दूसरा, द रिमूवल ऑफ डिज़ायरेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम वाटर बॉडीज़. अब जो कुछ सब्सटेंसेस हैं जो डिज़ायरेबल है उनका रिमूवल. डिजॉल्व ऑक्सीजन इज़ यूज बाय एनिमल एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर. अब वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो डिज़ोल्व फॉर्म में होती है, और उसी को उधर रहने वाले प्लांट्स और एनिमल यूज़ करते हैं. एनी चेंज दैट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ दिस डिज़ोल्व ऑक्सीजन. अब मान लीजिए कुछ चेंज हो गया, जैसे ऑयल सीपेज हो गया,
अब ऑक्सीजन का अमाउंट कैसा हो रहा है, चेंज हो रहा है। ऑक्सीजन क्या होती है, रिप्लेनिश होती रहती है एनवायरनमेंट से। अब जो ऊपर की जो लेयर है वो कैसी हो गई, ब्लॉक हो गई ऑयल से, और जो नीचे जो ऑक्सीजन थी वो यूज़ हो गई। अब जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो कम हो गई, जिससे अब जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनको मिलेगी नहीं, और जिससे उनकी डेथ हो जाएगी। अदर न्यूट्रिएंट्स कुड ऑल्सो बी डिप्लीटेड फ्रॉम वाटर बॉडीज़, और इसके अलावा जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी डिप्लीट हो सकते हैं। थर्ड वन इज़ अ चेंज इन टेम्परेचर। अब मान लीजिए जैसे हमने पढ़ा अभी, ये इंडस्ट्रीज़ में से वाटर को यूज़ में लेते हैं, फिर उसी वाटर को अनट्रीटेड ऐसे ही रिवर के अंदर डाल देते हैं। तो अभी और डैम वाला एग्जांपल, जो डैम होते हैं उनका जो वाटर होता है जो उनके अंदर रिजर्व होता है, वो उसका टेम्परेचर थोड़ा वो कूल होता है, और जो सरफेस पे होता है वो थोड़ा हीट होता है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसका। तो अब चेंज हुआ टेम्परेचर में, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आर यूज टू सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द वाटर बॉडी वेयर दे लिव। एज अ सडन मार्क चेंज इन दिस टेम्परेचर वुड बी डेंजरस फॉर देम। तो अब एकदम से टेम्परेचर चेंज हुआ तो उनके लिए डेंजरस हो जाएगा, और अफेक्ट देयर ब्रीडिंग, तो उनकी ब्रीडिंग पे भी अफेक्ट होगा। द एग्स एंड लार्वे ऑफ वेरियस एनिमल्स आर पर्टिकुलरली susceptible to temperature changes. Next topic is mineral riches in the soil. Soil is an important resource that decide the diversity of life in an area. But what is the soil and how is it formed? The outermost layer of our earth is called crust, and the minerals found in this layer supply a variety of nutrients to life form. But these minerals is not be available to the organism if the minerals are bound up in a huge rocks. अगर ये minerals हैं ये ह्यूज रॉक में ही बाउंडेड रहेंगे तो फिर ये हमारे लिए अवेलेबल ही नहीं होंगे। ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर, द रॉक्स एट और नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर ब्रोकन डाउन बाय वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड सम बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो इनका ब्रोकन डाउन हो जाता है कुछ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू। द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस ब्रेकिंग डाउन इज द फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। जो अपन को लास्ट में एंड प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होती है, सॉइल। बट वॉट आर द फैक्टर्स और प्रोसेस डेट मेक सॉइल। तो क्या फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है सॉइल के फॉर्मेशन के लिए, तो कुछ फैक्टर्स हैं ये हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है सन। The sun heats up rocks during the day so that they expand at night. अब जो सन की जो लाइट है वो क्या होगी, दिन के टाइम पे जो रॉक होगी उनको हीट करेगी, तो जिससे वो क्या होंगी, एक्सपेंड होगी। नाइट में क्या होगा, टेम्परेचर कूल डाउन हो जाएगा, फिर उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। सिंस ऑल पार्ट ऑफ द रॉक डू नॉट एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम रेट। अब ज़रूरी नहीं है सारे पार्ट इस सेम रेट पे ही इनका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंडेशन हो दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स। तो इसकी वजह से क्या होते हैं, रॉक्स के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। एंड अल्टीमेटली द ह्यूज रॉक्स ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पीसेस। तो इससे क्या होता है, जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं वो स्मॉल स्मॉल पीसेस के अंदर ब्रेकअप हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका फैक्टर है वाटर। वाटर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन टू वेज। दो तरीके से ये सॉइल का फॉर्मेशन करता है। वन, वाटर कुड गेट इनटू क्रैक्स। एक तो क्रैक्स में चले जाएगा ये जो रॉक्स के अंदर जो बनते हैं अनइवन हीटिंग से। इफ़ दिस वाटर लेटर फ्रीजेस, अब मान लीजिए बाद में जम गया टेम्परेचर कम होने की वजह से, इट वुड कॉज द क्रैक्स टू वाइडन। तो जो क्रैक्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वाइड हो जाएंगे। कैन यू थिंक वाई दिस शुड बी सो? Too flowing water wears away even hard rock over long period of time. Fast flowing water often carries big and small particles of rock downstream. अब मान लीजिए बहुत तेज बहकर पानी आ रहा है तो उसके साथ साथ जो रॉक के पीसेस भी वो अपने साथ कैरी करेगा। This rock rub against other rocks and the resultant abrasion causes the rocks to wear down into smaller and smaller particles. The water then takes these particles along with it and deposit it further down its path. Soil is thus found in places far away from its parent rock. Next factor, wind. In a process similar to the way in which water rubs against rock and wears them down, strong winds also erode rocks down. The wind also carries sand from one place to the other like water does. और दूसरा नेक्स्ट फैक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म।
जैसे ह्यूमंस भी हैं इसके अंदर, एनिमल्स भी हैं. ऑल्सो इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. द लाइकेन दैट वी रेड अबाउट अर्लियर ऑल्सो ग्रोज ऑन द सरफेस ऑफ रॉक. जब लाइकेन भी ग्रो करती हैं रॉक के सरफेस पे, वाइल ग्रोइंग दे रिलीज सर्टेन सब्सटेंसेस. तो कुछ एंजाइम्स वो सीक्रेट करती हैं जिससे जो रॉक सरफेस होता है वो पाउडर के अंदर चेंज हो जाता है और थिन लेयर ऑफ सॉइल में प्रोड्यूस हो जाता है. अदर स्मॉल प्लांट लाइक मॉस आर एबल टू ग्रो ऑन दिस सरफेस. तो ये जो पाउडरी लेयर है इस पे मॉसेस जो होते हैं ग्रो करते हैं एंड आर एबल टू ग्रो ऑन दिस सरफेस. नाउ दे कॉज द रॉक टू ब्रेक अप फर्दर, जिससे रॉक फर्दर ब्रेक डाउन होती है. द रूट्स ऑफ बिग ट्रीज समटाइम्स गो इन टू क्रैक्स इन द रॉक्स एंड एज द roots grow bigger, the crack is forced bigger. As you have seen, soil is a mixture. ये आप सब जानते हैं. It contains small particles of rock of different sizes. It also contains bits of decayed living organism which is called humus. जैसे लीफ है, लीफ का जो डिकेड पार्ट होगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, एनिमल्स होंगे, तो वो सब क्या कहलाते हैं? ह्यूमस. इन एडिशन सॉइल ऑल्सो कंटेंट्स वेरियस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक लाइफ. कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं उसके अंदर. This type of soil is decided by the average size of particle found in it, and the quality of the soil is decided by the amount of humus and the microscopic organism found in it. Humus is a major factor in deciding the soil structure because it causes the soil to become more porous and allows water and air to penetrate deep underground. The mineral nutrients that are found in a particular soil depends on the rocks it was formed from. The nutrient content of a soil, the amount of humus present in it, and the depth of the soil are some of the factors that decide which plants will thrive on that soil. तो ये सब इस चीज़ पे डिपेंड करता है. Thus the topmost layer of the soil that contains humus and living organism in addition to the soil particle is called topsoil. ऐसे सॉइल जिसमें ह्यूमस है, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रह रहे हैं और सॉइल पार्टिकल्स भी है, उसे हम क्या कहते हैं? टॉप सॉइल. द क्वालिटी ऑफ द टॉप सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिसाइड बायोडाइवर्सिटी इन दैट एरिया. मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स जो फार्मर्स यूज़ करते हैं. तो ये जब लॉन्ग टाइम तक हम इन्हें यूज़ करते हैं तो ये जो सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल कर देते हैं. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको रिसाइकलिंग का काम करते हैं. अर्थवॉर्म को भी किल कर देते हैं, जो फार्मर फ्रेंड होता है अर्थवॉर्म, विच आर इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग द रिच ह्यूमस. फर्टाइल सॉइल कैन क्विकली बी टर्न बैरन. और इसकी वजह से जो फर्टाइल सॉइल है ये बैरन हो जाती है, अनउपजाऊ हो जाती है. If sustainable particles are not followed, removal of useful component from the soil and addition of the other substances which adversely affect the fertility of the soil and kill the diversity of organisms that live in it is called soil pollution. The soil that we see today in one place, अब जो आप soil देख रहे हैं आपके घर के आसपास या आपके प्लेग्राउंड में, has been created over a very long period of time. उसको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगा है. However, some of the factors that created the soil in the first place and brought the soil to that place may be responsible for the removal of the soil too. The fine particles of soil may be carried away by flowing water of wind. अब ज़रूरी नहीं है जो रॉक्स वहाँ प्रेजेंट है उनसे ही टूट कर ये सॉइल बनी है. ये दूसरी जगह से भी आ सकती है. मान लीजिए विंड से आ गई या वाटर से आ गई. इफ़ ऑल द सॉइल्स गेट्स वॉश अवे, तो ये जो वाटर होते हैं और विंड, इनसे ये क्या करते हैं? सॉइल को अपनी तरफ फ्लो करके ले जाते हैं. अब मान लीजिए इफ ऑल द सॉइल गेट्स वॉश अवे एंड द रॉक्स अंडरनीथ आर एक्सपोज्ड. अब सारी जितनी सॉइल है वो तो क्या हो गई? वॉश अवे हो गई और नीचे जो अंडरनीथ रॉक्स हैं वो निकल कर आ गई. हैव लॉस्ट अ वैल्यूबल रिसोर्स बिकॉज वेरी लिटिल विल ग्रो ऑन द रॉक. क्योंकि अब यहाँ पे कुछ ग्रो ही नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत कमी से जो प्लांट्स होते हैं वो रॉक के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं. ये एक एक्टिविटी है, ये आप कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं आपके घर में भी. आपको आइडेंटिकल ट्रेज लेनी है, उनको सॉइल से भर देना है. फिर एक ट्रे के अंदर आपको या तो मस्टर्ड या ग्रीन ग्राम के या पैडी के प्लांट आपको उधर लगा देने हैं और उनको वाटर देना है कंटिन्यूसली.
अब फिर जो दोनों ट्रेस हैं उनको टिल्ट कर देंगे इस तरीके से स्लाइड की पोजीशन में। इस तरीके से मेक श्योर दैट द ट्रेज आर टिल्टेड एट द सेम एंगल, और ये ध्यान रखें कि सेम एंगल पे ही इनकी टिल्ट हो। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर जेंटली ऑन बोथ ट्रेज, फिर आप पानी डालेंगे, फिर आप ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करना है? स्टडी द अमाउंट ऑफ सॉइल डेट इज़ कैरीड आउट ऑफ द ट्रेज। आप पानी डालेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सॉइल उसमें से रिमूव होगी। इज़ द अमाउंट द सेम इन बोथ द ट्रेज। अब जो सॉइल जो रिमूव हुई है दोनों ट्रेज में सेम होगा उसका अमाउंट। नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन बोथ द ट्रेज फ्रॉम अ हाइट। अब थोड़ी ऊंचाई से उसमें पानी डालेंगे। पोर 3 और 4 टाइम, इसको 3 से 4 बार आप करेंगे। रिपीट द अमाउंट डेट यू पोर अर्लियर, और ज़्यादा अमाउंट में भी पानी डालेंगे। अब आपको क्या देखना है कि जो सॉइल जो रिमूव हो रही है वो सेम अमाउंट हो रहा है क्या। स्टडी द अमाउंट ऑफ सॉइल डेट इज़ कैरीड आउट ऑफ द ट्रेज नाउ। इज़ द अमाउंट ऑफ सेम इन बोथ द ट्रेज। जो अमाउंट इसमें से रिमूव हुआ है दोनों में से सेम हुआ है। इज़ द अमाउंट ऑफ सॉइल डेट इज़ कैरीड आउट मोर और लेस और इक्वल टू द अमाउंट वॉश आउट अर्लियर। या जैसे आपने पहले थोड़े नीचे से पानी डाला था और या फिर बाद में डाला आपने ऊपर से, तो दोनों में सेम अमाउंट रिमूव हुआ है। ये सब आपको ऑब्जर्व करना है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या फैक्टर है, जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की उनका भी बहुत एक तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल होता है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में। द लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन आप जानते हैं, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ये हो रहा है ना, जिससे बायोडाइवर्सिटी तो डिस्ट्रॉय हो रही है और इससे सॉइल इरोजन भी हो रहा है। टॉप सॉइल डेट इज़ बेयर ऑफ वेजिटेशन इज़ लाइकली टू बी रिमूव्ड वेरी क्विकली। अब टॉप सॉइल है वहाँ पे कोई प्लांट्स नहीं है तो वो फटाफट से रिमूव हो जाएगी। एंड दिस इज़ एक्सेलरेटेड इन हिली और माउंटेन रीजन्स, और ये सबसे ज़्यादा हिली और माउंटेन रीजन्स में होगा। जो आपने एक्टिविटी परफॉर्म करी है इसको टिल्ट रखा है, इसी तरीके से ही होते हैं ना माउंटेन रीजन। आप इसमें देखेंगे जहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं वहाँ से तो कम सॉइल रिमूव होगी, और जिस ट्रे में सिर्फ मिट्टी है उसमें से बहुत सारी मिट्टी आप रिमूव हो जाएगी। दिस प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिवर्स, और इसको हम रिवर्स बैक नहीं कर सकते, मतलब जो सॉइल जा रही है उसको वापस से उस जगह पर नहीं ला सकते। वेजिटेटिव कवर ऑन द ग्राउंड हैज़ अ रोल टू प्ले इन द percolation of water into the deeper layer too. That's all for today. Thank you.